हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम एनसीईआरटी बुक का क्लास 8 का पहला चैप्टर लेके आए हैं। नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ठीक है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में। इसमें हम देखते हैं कि क्रॉप्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट लेटर जो है उसी पे आ जाते हैं। क्या है फर्स्ट लेटर? फर्स्ट वर्ड क्रॉप। क्रॉप क्रॉप कहते हैं किसको हैं? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही प्रकार के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे अभी आजकल मेट्रो सिटीज में कहीं भी फ्लैट्स वगैरह में आप लोग देख रहे हैं कि गमलों का बहुत रिवाज हो गया है। सब लोग गमले लगा लेते हैं। तो गमलों में जो हम लगाते हैं वो फसल नहीं है। ठीक है, हम एक ही तरह के दो चार पौधे लगा सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे नहीं होता वो। ठीक है, इट्स नॉट एट लार्ज स्केल, इट्स ओनली इन स्मॉल स्केल। सो इट इज नॉट कॉल्ड एज क्रॉप। ओके, क्रॉप जो है वो लार्ज स्केल पे हो तो क्रॉप कहलाती है। एक ही टाइप के जो है प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि धान की फसल, पैडी क्रॉप, और आपकी जो है व्हीट क्रॉप, ये सब जो है क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के होते हैं फसल, जैसे कि अनाज, सब्जियां, फल। इनको हम क्लासिफाई करते हैं उनके सीजन के बेसिस पे। ठीक है, किस सीजन में कौन से फल आ रहे हैं, कौन सी सब्जियां आ रही हैं, वैसे हम कर लेते हैं। दो भागों में बांटा गया है आपके एनसीईआरटी में। वैसे तो तीन भाग होते हैं, लेकिन इसमें खरीफ और रबी ही दिया गया है, और जो है जायद नहीं दिया गया है, खरीफ और रबी है। जैसे कि इंडिया हमारी जो है, इंडिया वास्ट कंट्री है, और वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जो है वो प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा कि साउथ साइड में, इंडिया के ही साउथ साइड में जो है वहाँ पे विंटर्स नहीं होते, तो वहाँ पे व्हीट क्रॉप नहीं होती। वहाँ मोस्टली लोग पैडी क्रॉप करते हैं, ग्रो करते हैं, और वही खाते हैं। चावल का बहुतायत है उधर पे। आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ साइड इंडिया का जो भी है, वहाँ पे आपके पैडी क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, व्हीट नहीं होते। तो हमने इसको क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से, आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ठीक है, अब क्या है खरीफ क्रॉप? क्या है? रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो है उगते हैं खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन हमारे यहाँ कब से कब तक है? मोस्टली जून से सितंबर तक हम मानते हैं। ठीक है, फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, याद भी रहेगा तो अच्छा है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम देखें, ये देखिए कि खरीफ है और रेनी सीजन है। ठीक, तो हम इसको क्या कर लेंगे? खारा कर सकते हैं। क्या कर लेंगे? खारा। याद करने का तरीका है बस, आपको जो मन है, अगर ऐसे याद है तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर मान लीजिए नहीं याद हो रहा है तो इसकी कुछ वर्ड्स आप जो है उससे कुछ अपने हिसाब से बना सकते हैं आप। जैसे हमने यहाँ पे के एच इसका ले लिया खरीफ का। ठीक है, और रैनी का आरे ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया खारा। ठीक है, खारा आपका ये खरीफ और ये रैनी। ठीक है, और यहाँ पे जूस कर लेंगे, JUSE, खारा जूस, JUSE। ठीक, जून से सितंबर, जून से सितंबर खरीफ क्रॉप्स, रेनी सीजन। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन जून से सितंबर। ठीक,
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी क्रॉप्स होती हैं वो याद करने के भी आप तरीके देख सकते हो। अगर आपको जो है नहीं याद होता तो आप इसमें देख लोगे, और अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, याद हो जाता है। नहीं याद होता तो देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है, देखिए इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। इसको भी आप अपने तरीके से कुछ लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए, ग्रुप में कॉटसो। ठीक है, ग्रुप में कॉटसो। ग्रुप यहाँ पे हो गया ये GROU, ग्राउंड का GROU, ग्राउंड से ग्रुप से बनाया। ग्राउंडनट, P से पैडी, M से मेज, E से कुछ नहीं है, मे करने के लिए मैंने मी कर लिया है। कॉटन और सो से सोयाबीन। ठीक है, ग्रुप में कॉटसो। नेक्स्ट है आपका रबी क्रॉप्स। ठीक है, इसको तरीका याद करने का तरीका क्या कर लेंगे हम, वीरा। ठीक है, WIRA। ठीक है, WIRA। ठीक, विंटर सीजन और रबी। ठीक है, विंटर सीजन रबी। आपको अपना कोई तरीका करना है वो कर सकते हो। ठीक है, वीरा, माओक्ट, माओवादी, माओक्ट, माओक्ट। ठीक, मार्च, अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, तो आप अपना कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्रॉप्स क्या क्या हैं। इसकी क्रॉप्स हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड। इसको तरीका हमने यहाँ पे लिखा है, मूलीग्राम का गेहूं। ठीक है, मूलीग्राम का गेहूं। MU से मस्टर्ड, LI से लिनसीड, GRA, ग्राम तो पूरा ही है। ठीक है, ग्राम का आपने से ले लिया है गेहूं, व्हीट। ठीक है, मूलीग्राम का गेहूं। आप अपना कोई तरीका इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं जो है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सी एक्टिविटीज हम उसमें करते हैं कल्टीवेशन, क्रॉप के कल्टीवेशन में। जैसे कि अगर आप गमले में ही पौधे करते हैं तो उसकी जो है आप गुड़ाई करते हैं, समय समय पर पानी देते हैं, उसमें आप मैन्योर वगैरह देते हैं। तो ऐसे ही क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए भी बहुत से जो है आपके एक्टिविटीज होते हैं। तो हम यहाँ पे एक पूरा पहले एक लिस्ट बना ले रहे हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम एग्रीकल्चर करते कहाँ हैं, सॉइल में। तो हम कोई चीज अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन जरूरी होती है। सॉइल में हम खेती कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका सॉइल को प्रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रिपरेशन आप सॉइल करते हैं। उसके बाद जब प्रिपेयर हो जाती है तो सोइंग करते हैं। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम एक लिस्ट बना ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसमें जब बीज डाल देंगे, पानी डाल देंगे थोड़ा, फिर उसके बाद मेन्योर और फर्टिलाइजर्स की बारी आएगी। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं आपको पता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो हमने क्रॉप उगाई उसके अलावा जो जो भी वहाँ पे पैदा हुआ वो अनवांटेड प्लांट है, वो वीड कहलाएगा। उसके बाद जब वो पक जाएगा तो उसकी हार्वेस्टिंग करना, और लास्ट में स्टोरेज। क्योंकि स्टोरेज भी बहुत बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हमने रेनी सीजन में रेनी जो क्रॉप्स हैं, रेनी क्रॉप्स कौन सी है, खरीफ वाली, उनको स्टोर नहीं किया तो फिर हम विंटर सीजन में उनको कैसे खा पाएंगे। तो जो है उसका स्टोरेज भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स पे, ठीक है। आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा दो, यहाँ पे दो डायग्राम है, देखिए दो पिक्चर्स। यहाँ पे ये एक जो है, ये एक फार्मर है, दो बैलों के साथ प्लाविंग कर रहा है, हल है इसका प्लाउ, यहाँ पे चला रहा है। ये ट्रेडिशनल मेथड था, पुराने जमाने से लोग इसी तरह जो है सॉइल प्रिपरेशन करते थे। अभी के मेथड, अभी के समय में ट्रैक्टर्स आ गए हैं बहुत, अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी रिच हो गई है, तो ट्रैक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, बहुत हाई क्वालिटी के। और ये बहुत कम समय में और बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आसानी से, और आपकी मैन पावर ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि बैलों को चलाने के लिए एक आदमी कंटिन्यूस चलता है, जबकि यहाँ पे ट्रैक्टर चलाने के लिए सिर्फ एक ड्राइवर की ज़रूरत है, वो भी सिर्फ ट्रैक्टर चला रहा है, बाकी जो है ये इसके जो नीचे हुक्स टाइप लगे हुए हैं वो सॉइल्स को प्रिपेयर करते हैं, उसमें और किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। अब आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सॉइल को भी एयर की ज़रूरत पड़ती है, एरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर मिट्टी जो है बंधी हुई रहेगी, बाइंडेड रहेगी, तो उसमें एरेशन नहीं होगा, तो प्लांट्स हमारे ग्रो नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है। इसकी एयर की ज़रूरत एनिमल्स को भी है, प्लांट्स को भी है, सबको है। इसके साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, वो भी जो है उनको ग्रो करने के लिए भी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लाविंग से क्या क्या है कि जब जो है कल्टीवेटर से ये हल वगैरह से जब ये मिट्टी बाइंड हो रहती है, उसको ओपन कर देते हैं, तो जो न्यूट्री रिच सॉइल होती है वो भी प्लांट्स के रिच में हो जाएगी। नहीं तो क्या है कि बाइंडेड जो सॉइल है वो इतनी न्यूट्री रिच नहीं रहती है, जो अपर सरफेस है वो सारे आपके वेदर कंडीशंस, क्लाइमेट सबको कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो उतनी उसके पास न्यूट्रिशन नहीं बचता है। जैसे कि फ्लड वगैरह आ गया तो अपर सरफेस जो है जनरली उसमें जो है हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे कि जो है, जो हाथ के थ्रू हमने ये आपके सीड्स डाले, इसमें कई आपको जो है लॉस हो सकता है, कई हार्मफुल हो सकता है, जैसे बर्ड्स वगैरह हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह हैं। ये जो आपके सीड्स हैं ऊपर ही सरफेस पे रहेंगे, सॉइल सॉइल पे, तो वो उसको उठा सकते हैं, खा सकते हैं, या फिर मान लीजिए उसी दिन बहुत तेज रेनी सीजन आ गया, रेनी सीजन तो है ही, तो उसमें बारिश में बह गया, तो ये सब आपके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जबकि ये आपकी सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर नहीं, सीड ड्रिल बोलते हैं। सीड ड्रिल में क्या रहता है कि ये एक तरफ से बीज डालता जाता है और ये थोड़ी मिट्टी के साथ इसको ढकता जाता है, ठीक है, ताकि जो है एक डेप्थ, जितने डेप्थ चाहिए सीड्स को, वो अंदर रहेगा और वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वो बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह से प्रोटेक्टेड रहेगा, वेदर कंडीशंस लाइक फ्लड वगैरह से प्रोटेक्टेड रहेगा, और वो फिर वो आपका ग्रो करेगा, ठीक है। सोइंग के बाद नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजर्स की बारी, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, इसमें दो डिफरेंस आपको स्क्रीन पे, सबसे मेन डिफरेंस तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। मैन्योर देखिए आपका नेचुरल वो है, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल है, ठीक है। फर्टिलाइजर मैन्योर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपके प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सब को डिकम्पोज होने से जो बनता है वो मैन्योर होता है, ठीक है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर obtained from decomposed plant wastage, animal wastage, etc. Okay. While fertilizers are chemicals, they are made in factories and they are used for increased crop production. While manure are purely organic, they are
formed in farms only. Okay. फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में एक डिफरेंस ये भी है कि फर्टिलाइजर्स जो है, फर्टिलाइजर्स डोंट गिव एनी ह्यूमस टू सॉइल। जो आपकी सॉइल की ऊपरी जो परत है, ऊपरी लेयर जो है, फर्स्ट लेयर, उसको वो ह्यूमस होती है, वही आपके प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वेरी रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में, while in manure gives humus। और फर्टिलाइजर जो है वो फिर आपको समझ में आएगा कि जब इतना सब कमी है तो फर्टिलाइजर डालते क्यों है, वाई वी गिव फर्टिलाइजर्स टू प्लांट्स। इसमें क्या है कि फर्टिलाइजर्स जो है ये न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वो मैन्योर में बहुत कम हो, वेरी लेस होता है, और फर्टिलाइजर्स में ये बहुत प्लेंटी अमाउंट में होते हैं, इसलिए हमें फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। कई बार क्रॉप रोटेशन भी होता है, जैसे कि आपके आपने देखा होगा कि उसमें जो है वीट वगैरह के साथ मस्टर्ड, ग्राम, ये सब हम दलहनी फसलें, दाल वाली जो फसलें हैं वो डाल देते हैं, क्योंकि जो है वीट के साथ जो है ये आपकी ग्राम वगैरह जो है ये आपके नाइट्रोजन रिच होते हैं, ये जो है ये सॉइल में नाइट्रोजन देते हैं। तो ये प्लांट्स जो है इसीलिए क्रॉप रोटेशन बोला जाता है कि एक फसल के बाद दूसरी फसल करेंगे, तो एक प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो जरूरी नहीं कि दूसरे प्लांट को भी चाहिए। कई बार होता है कि हमें हमें जो जरूरत है वही जरूरी नहीं कि हमारे नेबर को भी जरूरत हो, हमारे दोस्तों को भी जरूरत हो। तो एक दूसरे का जरूरत का इंटरचेंज करके हम अपने जो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हम उसी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी तरह क्रॉप्स की भी डिफरेंट नीड होती हैं, तो हम इसीलिए क्रॉप रोटेशन करके उनके न्यूट्रिएंट को हम जो है एज इट इज रखते हैं और ज़्यादा कमी नहीं होने देते, और प्लांट भी बेनिफिट्स पाते हैं और वो हेल्दी होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं इरिगेशन पे। ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। हमें जो है प्लांट्स को पानी की भी ज़रूरत होती है, और रेगुलर इंटरवल पर, ये नहीं कि आज हमने डाला और उसके बाद फिर हम नहीं डालेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। इरिगेशन समय समय पे हमें फसल की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, इरिगेशन की, और उसके बहुत से आपके रिसोर्सेज हैं। लाइक यहाँ पे देखिए जो है आपको इसमें दिख रहा होगा कि आपको स्प्रिंकलर की हेल्प से यहाँ पे हम इस पे इरिगेशन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही कैनाल होते हैं आपके विलेजेस में, आपने कैनाल देखा होगा जो कि नदियों वगैरह से बना, छोटी सी स्ट्रीम लेके कैनाल, नहर बना देते हैं और वो खेतों तक चले जाते हैं। इसी तरह आपकी एक तो नेचुरल रिसोर्स जो है बारिश ही है, रेनी रेनी सीजन में, विंटर्स में भी कभी कभी बारिश हो जाती है जब जरूरत होती है। तो विदाउट वाटर प्लांट जर्मिनेट नहीं होंगे, और वो मिट्टी भी जो है पोरस नहीं होगी। साथ ही साथ जो है आपकी वो क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट का हमारे बॉडी में भी, ह्यूमन बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो वाटर ही करता है। तो इसी तरह जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट्स में भी कौन करेगा, वाटर, इसलिए भी इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो लास्ट में आता है हमारा, नहीं, लास्ट से एक पहले और है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। सबसे पहले वीड्स होते क्या है, अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप एंड वीड्स। ठीक है। ये जो प्लांट के अलावा बाकी जो अदर प्लांट हैं वो जो है वीड्स कहलाते हैं। इनको हमें निकालना पड़ता है। इसके कई मेथड हो सकते हैं, बाय हैंड, बाय इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो है वीड्स के लिए हम वीडीसाइड भी यूज करते हैं, 2,4-D मोस्ट कॉमन वीडीसाइड है। ये भी यूज करते हैं वीडीसाइड डाल के जो है। वीडीसाइड केमिकल होता है तो वो हमारे क्रॉप्स को भी हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए अगर
हम ऑर्गेनिक तरीके से ही इसका वीड्स का कंट्रोल करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगी तो वीडिसाइड भी डालते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स हो गया, हमारी क्रॉप रेडी हो गई। अब क्या होगा, हमारा हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग देखिए दो तरीके से हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे। देखिए, एक तो है बाई हैंड, ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें जो है मैन वुमेन्स सभी जो है अपने हाथ से ही इसको काट रहे हैं, और इधर में जो है मशीनों द्वारा है। ठीक है, मशीन अभी जो है काफ़ी मशीनें आ गई हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं इसको। तो थ्रेसिंग जो प्रोसेस है वो, उसमें क्या होता है कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं उनको चाप्स, जो छिलके होते हैं उससे निकालना होता है। चाप से सेपरेशन फ्रॉम चाप्स, तो उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, और कई बार होता है कि ग्रेन्स जो है वो कुछ छिलके के साथ है, कुछ छिलके रहित हैं, तो उसको सेपरेट करना विनोइंग कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और थ्रेसिंग और विनोइंग में बहुत हल्का डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए, ये हार्वेस्टर है और ये एनिमल्स के, सॉरी एनिमल्स नहीं, एनिमल्स तो खा के खराब कर देते हैं। ये हमारे जो है मैन और वुमेन के ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें सिकल, जो हसिया गांव में बोलते हैं, उनके जो है, उनके द्वारा जो है ये इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। कटाई के बाद जो है अब उसको क्या करेंगे, स्टोरेज। लास्ट आपका स्टेप है स्टोरेज। ये आपकी अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसे स्टोर कर लेते हैं, बड़े बड़े आपके टैंक वगैरह होते हैं। और ये ट्रेडिशनल मेथड था, जहाँ आप पहले लोग ऐसे ही स्टोर करते थे, अपना एक छोटा सा झोपड़ी जैसा बना के, हट जैसा बना के उसमें अपना स्टोर कर लेते थे अपने। तो उसमें क्या था कि कीड़े मकोड़ों, आपके चूहे वगैरह के उसकी काटने का डर रहता था, बारिश हुई तो नुकसान होता था। जबकि अभी मॉडर्न मेथड में जो है वो सबसे फ्री है, क्योंकि बड़े बड़े मेटल बॉक्स होते हैं, और उसमें जो है आप उसको जो है आपके एनिमल्स और इंसेक्ट्स जो भी हैं उसके फ्री रखा जाता है, कहीं आपकी दवाएं वगैरह डाल के। तो इस तरह से स्टोरेज हो गया। ठीक है, गोडाउन वगैरह में आपकी जो है, गोडाउन वगैरह में ड्राइड लीफ, नीम, क्या है, नीम लीव्स जो है, लीव्स ऑफ नीम, वो डाल के, या फिर कुछ आपके पेस्टिसाइड होते हैं डाल के जो है हम स्टोरेज कर लेते हैं, और इस तरह से स्टोरेज हो जाता है। ये बाद में आपको जो है मार्केट में, जब फार्मर्स मार्केट में वो करते हैं, उसको सेल करते हैं, तो हम ग्रोसरी वगैरह जो है, ग्रोसरी शॉप से या मॉल से, जहाँ से भी आप अपना ग्रोसरी ले आते हैं, वहाँ से ले के आते हैं, और हमारे घर में फिर वो आपका खाना बनता है, राशन आता है, खाना बनता है। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है, जो कि हमारे भारत के या किसी भी देश के किसानों से, फार्मर्स से और हम तक ये ग्रेन्स पहुंचते हैं। इसमें कितना एफर्ट लगता है, कितना आपका रिसोर्सेज लगते हैं, आपको पता चल गया तो जो है इसका जो है ग्रेन्स का, अनाज का जो है वेस्टेज हमें नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके उनके एफर्ट को समझना चाहिए, और उसको सेव करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उसको जो है खिलाना चाहिए, और जो है खाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना नहीं करना चाहिए। जो भी बनता है घर में वो आपका हेल्दी खाना खाना चाहिए। आज के ज़माने में जैसे जो जंक फूड बच्चे खा रहे हैं वो कहीं से हेल्दी नहीं है, सिर्फ आपको आपके टेस्ट के लिए अच्छा है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।